और हाई प्रोफाइल शूट आउट हुआ है। बताया जा रहा है कि अज्ञात गनमैन हैं, बंदूकधारी लोग जिन्होंने गोली चलाई है। एक और जो एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हैं। एनसीपी जो एक नई ताकत है, जो एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश की सियासत को, इसके खिलाफ जो है ये शूटिंग्स हो रही हैं। देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है ये बांग्लादेश का इंटरनल डेवलपमेंट है और ये एक सच्चाई है। और दूसरा जो है पहलू वो हमारे सामने ये कि इंडिया के सामने एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है। जो मोहम्मद यूनुस हैं उनके रोल को मैं समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। क्या ये माना जाए कि वो जो रोल उनको अभी दिया गया है एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर देश के, ये फिट नहीं है उस रोल के लिए, क्योंकि साफ तौर पे वो हालात पर काबू तो नहीं पा रहे हैं। देखिए, मोहम्मद यूनुस सबसे पहले तो उनको इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो है नहीं। उन्होंने कभी सरकारी ओहदे पे कोई काम नहीं किया। जाहिर है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं ला सकते, लेकिन सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली भी बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरह से ये एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो ज्यादा कुछ ये लोग कर भी नहीं सकते। जब तक चुनाव हो तब तक किसी भी सरकार को लेजिटिमेसी नहीं होगी। ऐसे में फर्ज बनता है नरेंद्र मोदी सरकार का कि दबाव डाला जाए कि वहां अल्पसंख्यकों पर हमला ना हो। लेकिन दूसरी तरफ एक आर्ग्यूमेंट ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार का कितना खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, अपने देश के खुद के अल्पसंख्यकों का ख्याल ना रख पाना, उनकी सिक्योरिटी, उनका वेलफेयर। ऐसे में क्या उनके पास ये लोकस बचा है कि वो वाकई बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के बारे में किसी को कोई दर्स दे सकें, कोई सबक दे सकें? मुझे लगता है कि प्राथमिकता भारत सरकार की ये होनी चाहिए, प्रायोरिटी इंडिया का ये होना चाहिए कि ये इलेक्शंस जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट किए जाएं। भारत की ओर से जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको एक डिस्टेंस मेंटेन करके उसको अपनी ऑटोनॉमी देना चाहिए कि बांग्लादेश का इंटरनल प्रॉब्लम्स है उसको बांग्लादेश निपटाए और डिप्लोमेटिक इश्यूज को, डिप्लोमेटिक रिलेशन को उससे सैनिटाइज करे, उससे बिल्कुल ही सेफ रखे। जो बातचीत के जो चैनल्स हैं उसको जिंदा रखे, उसको मेंटेन रखें और डिप्लोमेट्स को सेफ रखें और उनके जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं उनकी सेफ्टी बरकरार रखें। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। बांग्लादेश हमारे पड़ोसी देश में जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है वो इस पूरे खित्ते के लिए एक चिंता का विषय बनी हुई है। वहां चुनाव भी बेहद नज़दीक हैं, लेकिन हिंसा की जो स्थिति है उसको भारत भी बहुत नज़दीक से देख रहा है। भारत के जाहिर है अपने पड़ोसी देश में स्टेक्स भी हैं और दोनों की जो राजनीति है उसका एक तरह का ओवरलैप नज़र आ रहा है। अभी खतरनाक एक खबर ये आ रही है कि आप जानते हैं कि एक जो स्टूडेंट लीडर हैं उनकी हत्या के बाद अब ये दूसरी खबर हमारे पास यहाँ आ रही है कि एक और हाई प्रोफाइल शूट आउट हुआ है। बताया जा रहा है कि अज्ञात गनमैन हैं, बंदूकधारी लोग जिन्होंने गोली चलाई है। एक और जो एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हैं उनका नाम है मोहम्मद मुतालिब सिकदर और इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती हैं। एक तरह से एक बड़े नेता माने जाते हैं। ये जो एनसीपी है उसका लेबर ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल फिगर बताए जा रहे हैं और खुलना डिस्ट्रिक्ट में ये घटना हुई है। बांग्लादेश की मीडिया इस तरह से रिपोर्ट कर रही है। ये जाहिर है इस तरह की घटनाएं आग में एक तरह से घी डालने का काम कर रही हैं। एक और जो घटनाक्रम पेश आ रहा है अपने आप में वो ये भी आ रहा है कि किस तरह से वहाँ जो फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं, जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, वो भी अपना सर ऊपर उठा रही हैं। एक हिंदू पुरुष की हत्या की गई और उसमें वहाँ धार्मिक और बहुत ही प्रोवोकेटिव नारे लगाए गए उस लिंचिंग के दौरान, जिसको लेकर भारत में न सिर्फ के सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष में भी, खासकर प्रियंका गांधी ने बड़ी आवाज उठाई है इसको लेकर और संसद में ये आवाज उठाई। आइए सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके। तो आज की ये घटना, आज ही सुबह की ये घटना हुई है और इसके अलावा ये सोनदंगा इलाका है, वहाँ की ये घटना है। इसके अलावा ये हम आपको बता दें कि इससे पहले जब आपको मालूम है कि शेख हसीना की जो सरकार, उसका पूरा तख्ता पलट किया गया, यही जो युवा संगठन थे उनके जरिए, तब से हालात लगातार वहाँ पर जिस तरह के बने हुए हैं वो चिंता का विषय है। लेकिन जिस तरह यहाँ फेक न्यूज़ का पूरा एक कारोबार भारत में तैयार किया जा रहा है और उसको लेकर भारत में जो सामाजिक स्थिति है उसको बिगाड़ने की कोशिश हो रही है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर हमला हो रहा है और यहाँ पर उसको लेकर कुछ सच्ची और ज़्यादातर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इसमें ऐसे में पूरे जो झूठी खबरों के जो ये बादल हैं, इस सब के बीच असली खबर क्या है
और इन हालात को राजनीति के चश्मे से, यानी सुरक्षा के अलावा राजनीति के चश्मे से इन हालात को किस तरह से समझा जाए, भारत की सरकार को क्या करना चाहिए, अब तक उन्होंने क्या किया है। खासकर मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर बांग्लादेश की सरकार ने आपत्ति जाहिर की कि क्यों एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के, हिंदू अतिवादी ग्रुप के लोगों को वहां पहुंचने की इजाजत दी गई। भारत ने उस पर एक अपनी सफाई दी, जिसको बांग्लादेश ने रिजेक्ट कर दिया। इस तरह का भी घटनाक्रम पेश आ रहा है और ये भी बात बांग्लादेश की तरफ से कही जा रही है कि वो जो अपने अधिकारी हैं उनकी तादाद को कम कर सकते हैं, अपने डिप्लोमेटिक जो मिशन है वहां पर अपने राजनयिकों की तादाद को कम कर सकते हैं। ये भी सब खबरें आ रही हैं। मेरे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, सिद्धार्थ वरदराजन द वायर के और द हिंदू के कलोल भट्टाचार्य। सिद्धार्थ, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो खबर अभी आई है, जो बताया जा रहा है तथाकथित रूप से अज्ञात ये बंदूकधारी हैं जिन्होंने एक और व्यक्ति की, और वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनकी हत्या करने की कोशिश की है, अस्पताल में वो भर्ती हैं। किस तरह से आप देख रहे हैं इस खबर को? देखिए, फरवरी 2026 में चुनाव होने वाले हैं बांग्लादेश में। ये जुलाई 2024 के एक तरह से इनकलाब के बाद ये पहला एक इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट रहेगा जहां पे ट्रांजिशन प्रोसेस जो जुलाई 2024 में शुरू हुआ, जब शेख हसीना को भगाया गया, इंटरिम हुकूमत ने वहां पे कमान संभाली और उसके बाद अलग अलग जो है डोमेस्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं और अब इलेक्शंस अनाउंस हुए तकरीबन फरवरी के लिए। और उसमें जो है तैयारी, जाहिर है कि एनसीपी जो एक नई ताकत है, जो युवा पीढ़ी के जद्दोजहद के तहत उभर के निकली है, बनी है ये पार्टी, वो हिस्सा लेने वाली है। उनके बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, इतना ताकतवर नहीं माने जाते। चुनावी जो है प्रोसेस लड़ने के लिए एक संगठनात्मक एक ढांचा चाहिए होता है, एक एक्सपीरियंस चाहिए होता है, पैसे फंड्स की जरूरत होती है। तो कोई ज्यादा उम्मीद लोग नहीं लगा रहे हैं कि एनसीपी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बहुत आगे अपना कुछ प्रदर्शन दिखा पाएंगे। लेकिन जाहिर है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं और जो कुछ वो कह रहे हैं और जो कुछ वो एक दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश की सियासत को, इसके खिलाफ जो है ये शूटिंग्स हो रही हैं। इससे पहले उस्मान हादी की हत्या, और अब ये अज्ञात गनमैन, हो सकता है कि राइवल पार्टी से हो सकता है कि कोई एजेंसीज इस चीज को अंजाम दे रहे हैं, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जिसने किया है वो अवश्य चुनावी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और अवश्य एनसीपी जो एक तरह से एक नई सियासी ताकत है बांग्लादेश में, उसको डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनावी प्रोसेस में एक तरह का टू कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट बने, जहां पे एक ओर पे बीएनपी रहेगा जो पहले भी हुकूमत चला चुका है बांग्लादेश में, और दूसरी ओर पे जमात इस्लामी, क्योंकि अवामी लीग जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के हवाले से बैन हो चुकी है और वो कोई ऐसी तीसरी ताकत नहीं है सिवाय एनसीपी के। तो मुझे लगता है कि ये एक हमला है इलेक्टोरल प्रोसेस पे, और जो चेंज बांग्लादेश के लोग लाना चाहते थे उस चेंज में को सैबोटाज करने की ये कोशिश है। बिल्कुल। कलोल, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, भारत में अलग अलग तरह के विचार हैं लोगों के। एक वो विचार है जो सिद्धार्थ जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसको पूरी तरीके से जो पॉलिटिकल प्रोसेस है या ये सत्ता की जो अदला बदली हो रही है उसके हिसाब से समझना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ कम से कम जो सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ी हुई जो ताकतें हैं वो इसको बहुत ही ध्रुवीकरण के, पोलराइजिंग एक चश्मे से दिखाना चाहती हैं कि देखिए वहाँ पर इस्लामवादी ताकतें जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर हमला कर रही हैं, और जो एक व्यक्ति की लिंचिंग हुई है कहीं ना कहीं उनके इस दावे को ये मजबूत भी करती है। जो गोपी नाम का ये व्यक्ति है, प्रियंका गांधी और इसके अलावा बाकी भी जो यहाँ विपक्ष के नेता हैं वो सरकार के ऊपर, भारत की मोदी सरकार के ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि कहने को तो बड़ी बड़ी बातें होती थी कि देखिए हम पूरी राजनीति करते हैं जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनकी बुनियाद पर, लेकिन अब जबकि हालात वहाँ पर ख़राब हो रहे हैं तब कि भारत की सरकार कुछ नहीं कह पा रही है, संसद में बाकायदा बयान दे रहे हैं। ऐसे में जो ये पूरी उस्मान हादी की जो ये हत्या हुई
रही है, जिनको एक तरह का एंटी इंडिया व्यक्ति माना जाता है। पहली बात तो तथ्यों को भी आप बताइए, क्या वाकई वो एक एंटी इंडिया व्यक्ति हैं, इस तरह से उनको जाना जाएगा? 32 साल के व्यक्ति, बेहद उनकी पोलराइजिंग पर्सनैलिटी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो लोकप्रिय भी रहे। मुझे बताइए कि भारत सरकार का जो रुख है अभी, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो ये बीजेपी के जो ऑन द ग्राउंड ऑनलाइन जो लोग हैं, समर्थक हैं, उन्हें आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है ये बांग्लादेश का इंटरनल डेवलपमेंट है और ये एक सच्चाई है। और दूसरा जो है पहलू वो हमारे सामने ये कि इंडिया के सामने एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम है। अब तीसरी बात जो आप और हम अभी जैसे आपने जिक्र किया कि भारत के इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिक्स को इंटरप्रेट कर रहा है और हमारे जो डोमिनेंट स्टेक होल्डर्स है वो लोग कैसे उस डेवलपमेंट्स को इंटरप्रेट कर रहा है, वो तीसरी चीज है। तो पहली बात तो है कि मैं ये देखता हूं कि जो भारत के साथ बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो एक बहुत ही अहम डिप्लोमेटिक रिश्ता है और हमारे सिर्फ रीजन के लिए नहीं, ये पूरे जो भारत का जो ग्लोबल एक इमेज है या फिर भारत का जो ग्लोबल एस्पिरेशंस है, ग्लोबल साउथ का एस्पिरेशन है भारत का, उसके साथ बांग्लादेश का जो भारत बांग्लादेश डिप्लोमेसी जो है वो जुड़ा हुआ है। और फिलहाल जैसे कि पिछले 15 महीनों में बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ है भारत के खिलाफ या फिर जो भी क्रिटिसिज्म हुए हैं वो उस डिप्लोमेसी को एक तरह से मतलब ठेस पहुंचाया है। अब जैसे आपने कहा कि यहाँ पर ध्रुवीकरण की जो चीजें हो रही है, जो बातचीत हो रही है, उससे मेरे ख्याल से भारत का जो डिप्लोमेटिक गोल है उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। अगर हम उस तरह के ध्रुवीकरण की तरफ अगर अगर जाने लगे और बांग्लादेश को अगर हम उस नजरिए से इंटरप्रेट करना चाहे, क्योंकि कुछ लोग कर रहे हैं जो कम्युनल रेटोरिक के जरिए या फिर पोलराइजिंग रेटोरिक के जरिए, अगर वो उस नजरिए से बांग्लादेश को समझना चाहे या फिर पेश करना चाहे तो मेरे ख्याल से भारत का जो डिप्लोमेटिक गोल्स है उसको ठेस पहुंचेगा। बहुत दिलचस्प आप बात कर रहे हैं, मैं आऊंगी आपकी तरफ वापस। बहुत दिलचस्प आप ये बात कह रहे हैं कि जो लोग जो कि बनते हैं कि बड़े खैर ख्वाह हैं इस सरकार के और उनके समर्थन के लिए काम करते हैं, बाकायदा इनमें बहुत सारे लोग तो बीजेपी की जो तथाकथित बदनाम IT सेल है उसके लिए काम करते हैं। वो लोग भी इस तरह की खबरें पहली बात तो फैला रहे हैं, उनको बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं और ये बताते हैं कि पूरे के पूरे तरीके से जो सब कुछ हो रहा है वो इस्लामवादी ताकतें कर रही हैं। मैं एक तरह से इसमें भी जो दूध और पानी अलग करने की कोशिश करूंगी और आपसे ये सवाल भी पूछूंगी कि अभी जिसको हम कहते हैं तथाकथित रूप से ये इनकलाब है या रिवोल्यूशन है, इनमें जो इस्लामवादी या इस्लामिस्ट ताकतें हैं उनको कितनी हैं, वो उनका दखल कितना है? लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सवाल सिद्धार्थ, जो मोहम्मद यूनुस हैं उनके रोल को मैं समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। क्या ये माना जाए कि वो जो रोल उनको अभी दिया गया है एक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर देश के, ये फिट नहीं है उस रोल के लिए, क्योंकि साफ तौर पे वो हालात पर काबू तो नहीं पा रहे हैं? देखिए, मोहम्मद यूनुस सबसे पहले तो उनको इस किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस तो है नहीं। उन्होंने कभी सरकारी ओहदे पे कोई काम नहीं किया। हाँ, ग्रामीण बैंक और इससे पहले अलग अलग बड़े बड़े एनजीओ को चलाया उन्होंने, लेकिन आप सरकार चलाएं ये बहुत अलग सी रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरी बात कि आप सरकार एक ऐसे मौके पे, एक ऐसे सिचुएशन पे चला रहे हैं जहां पे एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हुआ है। आपको याद होगा कि जुलाई 2024 के घटनाओं के चलते जिस तरह से बांग्लादेश की पुलिस ने आम जनता पे बेरहमी से फायरिंग की, उसके बाद कुछ तख्ता पलट के बाद जनता ने पुलिस पे हमले किए, तो पुलिस जो है वो अब इस काबिल नहीं रहा कि वो किसी भी भीड़ तंत्र के खिलाफ कार्रवाई ले। जब मैं ढाका गया, मैं 2-3 दफा जा चुका हूं पिछले 1-1.5 साल में, ये बहुत बड़ा एक कंप्लेंट सुनने में आया कि भाई जहां कहीं भीड़ इकट्ठा हो जाती है और फिर वहां पे पथराव या कुछ ऐसा एक वायलेंस पे उतर आती है, उस भीड़ पे काबू पाना जो है पुलिस अपनी हाथ खींच लेती है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम इसमें सख्त कार्रवाई लें तो उल्टा पब्लिक हमारे पीछे पड़ जाएगी। तो पुलिस फोर्स जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं ला पा रहा है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से उस्मान हादी के इंतकाल के बाद 2 बड़े अखबारों पे हमला हुआ, इन अखबारों के जो अधिकांश जो पत्रकार हैं उन्होंने तो शेख हसीना सरकार का समर्थन नहीं किया, बल्कि शेख हसीना सरकार उन अखबारों पे कंटिन्यूसली दबाव डालती रही,
उनके संपादकों के खिलाफ, उनके पत्रकारों के खिलाफ केसेस रचे, लेकिन भीड़ तंत्र जो है उस चीज उन्होंने इस चीज का कोई ख्याल नहीं रखा। एक हादसा हुआ, एक इंतकाल हुआ तो गुस्सा जो है वो उन्होंने दोनों अखबारों के खिलाफ दिखाया। तो ये मुझे लगता है कि यूनुस साहब जाहिर है कि वो सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं ला सकते, लेकिन सिचुएशन ऑब्जेक्टिवली भी बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरह से ये एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो ज्यादा कुछ ये लोग कर भी नहीं सकते। जब तक चुनाव हो तब तक किसी भी सरकार को लेजिटिमेसी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि सवाल ये नहीं है कि जैसे बहुत सारे लोग अब ऑनलाइन में फैशन चल गया है कि आप मोहम्मद यूनुस को कहिए कि अमेरिकन एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट है, इस्लाम, मतलब ये जो लोग कॉन्स्पिरेसी थियरीज में लगे रहते हैं। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि उस्मान हादी जिस लड़के का कत्ल हुआ, कहने को तो हम कह सकते हैं कि एंटी इंडियन है, लेकिन उसका वजूद, उसके सियासत का मतलब उनका फोकस बांग्लादेश की अंदरूनी सियासत पे था, और वहां पे कैसा बदलाव लाना है, किस किस्म की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, किस किस्म का एक इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, वो उनका ज्यादा फोकस था। इसलिए जो इंडिया एलिमेंट है वो सिर्फ यहां तक सीमित था कि भारत सरकार, खास तौर पे प्रधानमंत्री मोदी और मोदी की सरकार पब्लिक की नजरों में शेख हसीना के सबसे बड़े सपोर्टर्स माने जाते हैं। और मोदी पे इल्जाम लगाया गया कि भाई अगर शेख हसीना ने 10-12 साल एक तरह से इलेजिटिमेट तरीके से रूल किया, तो इसकी एक ये भी वजह थी कि पूरी तरह से भारत सरकार ने भारत ने उनको प्रोटेक्शन दिया। समझ में आ गई आपकी बात। बहुत दिलचस्प तरीके से आप इस बात को बता रहे हैं कि नाराजगी इसलिए नहीं कि उन्हें भारत से कोई समस्या है, बल्कि इसलिए कि शेख हसीना को ऐसा माना गया कि शेल्टर दिया या प्रोटेक्शन दिया या सहारा दिया, इसलिए ये नाराजगी है। अब मैं कलोल आपसे समझना चाहती हूँ, और बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट में इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश हो रही है, जो बड़ा ही एक दुख की बात भी है और बहुत खतरनाक भी है ये ऐसे वक्त में, जबकि भारत में भी यहाँ जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक है, वो बहुत अलग है। जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हैं वो यहाँ पर बहुसंख्यक हैं, यहाँ के अल्पसंख्यक वहाँ बहुसंख्यक हैं। तो ये एक अजीब सी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है कि ब्लैक एंड वाइट तरीके से ये बताया जा रहा है। और आप मुझे दुरुस्त कीजिए अगर आपको ये बात ठीक ना लगे कि वहाँ तख्ता पलट के बाद ये जो वहाँ युवा लोगों की एक नई क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद इस्लामवादी या इस्लामिस्ट ताकतों का कब्जा हो गया है, जो वहाँ के जो हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। इस पूरे संकट को भी, जो अभी ये सिक्योरिटी क्राइसिस नजर आ रहा है चुनाव से ठीक पहले, इसको भी इस तरह से बताने की कोशिश हो रही है। क्या ये सही तरीका है देखने का? ये देखिए, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि जो अपराइजिंग हुआ अगस्त के महीने में, जुलाई अगस्त 2024 में, उसके बाद जो मेन एम्बिशन था इंटरिम गवर्नमेंट का, वो था कि एक चुनाव कराया जाए। अब ये चुनाव जो है उसमें इस्लामिस्ट लोग भी आएंगे, उनकी अपनी पार्टी है, जमात इस्लामी है, और जैसे कि एनसीपी है, उसमें भी जमात के बहुत सारे लोग हैं, पर इन सबको चुनाव के जरिए गवर्नमेंट में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। अगर वो चुनाव जीते तब जाकर वो शामिल हो पाएंगे। अब ये जो एक प्रोसेस था, इस प्रोसेस को अच्छी तरह से निपटाने के लिए, अभी कंप्लीट करने के लिए, आपको जो कानून व्यवस्था है उसको सही रास्ते में लाना पड़ेगा। अब जो इंटरिम हुकूमत है वहां पर यूनुस सरकार की, वो खुद 24 लगभग हर रोज सुनने को मिलता है कि वो अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन को दोषी मानते हैं। अपने एडमिनिस्ट्रेशन को वो कहते हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शेख हसीना के एजेंट्स बैठे हुए हैं। अब हर पार्टी इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को एक्यूज करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन बायस्ड है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो पिछले फाशिस्ट ताकतें हैं उनके साथ अभी भी हाथ मिलाकर बैठा हुआ है। तो इस तरह के प्रेशर उनके ऊपर है। तो भले आप पुलिस कहे या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कहे या फिर इलेक्शन अथॉरिटीज कहे, इन सब के ऊपर इंटरिम गवर्नमेंट, उनके जो कोर सपोर्टर्स और इस्लामिस्ट जो है, इनकी तरफ से इस तरह के दबाव मेंटेन किया जा रहा है। अब बात यह है कि इस तरह की दबाव अगर मेंटेन करेंगे तो इलेक्शन कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा बांग्लादेश में। कि जो असली मुद्दा है वो ये कि इस्लामिस्ट के पास इतना ताकत नहीं है कि बांग्लादेश के स्टेट को वो हाईजैक कर ले। पर अगर इलेक्शन ना होने दिया जाए, अगर वो इलेक्शन को स्कटल करे किसी न किसी तरीके से, तो एक अनसर्टेनिटी होगा देश में, जिसमें इस्लामिस्ट शायद सड़कों पे बहुत ज्यादा तादाद में दिखे जाएंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लामिस्ट के पास इतना ताकत है कि वो अकेले के दम पे इलेक्शन जीत कर एक मेजॉरिटी सरकार बनाकर बांग्लादेश में एक इस्लामी तंत्र ला सके।
सच्चाई तो ये है कि जो चुनाव है या फिर प्लान है फरवरी के महीने में, उस चुनाव में जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, पीएनपी, जातीय पार्टी, ये सब पार्टियां बहुत अच्छे प्रदर्शन करने जा रही है। और साथ ही साथ शायद जो इस्लामिस्ट पार्टीज है उनको भी मौका मिलेगा और वो भी कम्पीट करेंगे और शायद उनको बहुत वोट्स आएंगे। एक बिल्कुल पार्टी आप जो कि एस्टैब्लिश जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पूरी तरीके से सत्ता के वर्चस्व की ये लड़ाई है। हम इस पर डिस्कशन जारी रखेंगे और लेकिन आखिरी सवाल मेरे पास इस प्रोग्राम में, कम से कम ये समय समाप्त हो चुका है, बिल्कुल आखिरी सवाल वो ये कि भारत सरकार के रुख को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी जो भारतीय दर्शक खासकर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि एक तरफ दबाव ये है कि भाई देखिए ये एक हिंदू सरकार है, यहाँ पर एक हिंदू बहुसंख्यक आबादी है भारत में, और ऐसे में फर्ज बनता है नरेंद्र मोदी सरकार का कि दबाव डाला जाए कि वहां अल्पसंख्यकों पर हमला ना हो। लेकिन दूसरी तरफ एक आर्ग्यूमेंट ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार का कितना खराब ट्रैक रिकॉर्ड है, अपने देश के खुद के अल्पसंख्यकों का ख्याल ना रख पाना, उनकी सिक्योरिटी, उनका वेलफेयर। ऐसे में क्या उनके पास ये लोकस बचा है कि वो वाकई बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के बारे में किसी को कोई दर्स दे सकें, कोई सबक दे सकें? सिद्धार्थ आप, और एक आपके साथ भी कलोल, सबसे पहले सिद्धार्थ आप। मेरा मानना है कि ये जो अल्पसंख्यकों का जो सवाल है बांग्लादेश में, इसको मतलब कि अगर किसी का कत्ल होता है धर्म के आधार पे, मजहब के आधार पे, किसी भी मुल्क में हो, कत्ल करने वाले, उसको अंजाम देने वाले कोई भी हो, जाहिर है कि किसी भी समाज में, किसी भी देश में लोग इस चीज की निंदा करेंगे और करना भी चाहिए, और हुआ है। तो भारतीय सरकार के हवाले से भारतीय जो अपोजिशन पार्टीज है, इन सब ने मिलके इस चीज का को कंडेम किया है। सबसे अच्छी बात या सबसे अहम बात यह है कि मोदी सरकार या प्रियंका गांधी से पहले बहुत ही तल्ख जो एक स्टेटमेंट आया वो मोहम्मद यूनुस साहब से आया, और शायद भारत सरकार की औपचारिक प्रतिक्रिया से पहले बांग्लादेशी हुकूमत ने 7-8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और कह रहे हैं कि हम इन पे मुकदमा चलाएंगे। आपको याद होगा कि इसी हफ्ते या 10 एक दिन पहले मोदी सरकार के कार्यकाल में सबसे पहला जो मॉब लिंचिंग मोहम्मद अखलाक का हुआ, उस केस में अब सरकारी वकील, सरकार जो है कोर्ट में ये प्रार्थना कर रही है कि हम इस केस को ड्रॉप करना चाहते हैं। तो ये जो है, इस चीज पे ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेश जिन समस्याओं से जूझ रहा है और जो चुनाव करीब आ रहे हैं, मुझे लगता है कि प्राथमिकता भारत सरकार की ये होनी चाहिए, प्रायोरिटी इंडिया का ये होना चाहिए कि ये इलेक्शंस जल्द से जल्द फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट किए जाएं। और इसके लिए एक और बहुत जरूरी फैक्टर ये है कि दिल्ली में, चलिए आपने शेख हसीना को एक तरह का शरण दिया, और मैं समझता हूं कि हालांकि बांग्लादेश ने एक्सट्रेडिशन का डिमांड उठाया है, लेकिन भारत सरकार के लिए ये आसान बात नहीं है कि आप उनको उनके हवाले कर दें, क्योंकि ये कभी हिंदुस्तान ने लीडरों के साथ ऐसा कभी किया नहीं है। मतलब कि मुझे लगता है कि, लेकिन वो आपने शरण दिया, वो यहाँ पे हैं, कम से कम आप उन पे ये दबाव डाल सकते हैं कि देखिए बांग्लादेश के जो अंदरूनी सियासत, जो पॉलिटिक्स चल रहा है, उसमें आप हिंदुस्तान के सरजमीन पे बैठ के दखल मत कीजिए। और ये पहली दफा नहीं होगा। चीन के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है। दलाई लामा काफी लंबे अरसे से यहाँ पे हैं, लेकिन दलाई लामा जो है उनपे काफी स्पष्ट ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस उनको दिए गए भारत सरकार की ओर से कि देखिए जो कुछ आप कहेंगे, आप नाप तोल के कहेंगे, ज्यादा प्रोवोकेटिव बातें आप नहीं रखेंगे, ताकि चाइना के साथ आपके स्टेटमेंट्स की वजह से रिश्ते खराब ना हो। तो मुझे लगता है कि ये जरूरी है एक कंडीशन, क्योंकि अवामी लीग और शेख हसीना की जो लीडरशिप है, अगर ये सिचुएशन को डिस्टर्ब कर रहा है, और जाहिर है कि इनके फायदे में है कि चुनाव ना हो, ठीक से ना हो, तो ये कंडीशन भारत को रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो रेटोरिक, जो एक शब्दों का आदान प्रदान जो हो रहा है, इल्जामों का आदान प्रदान हो रहा है, इस पे रोक लगा देना चाहिए। ढाका से भी, दिल्ली से भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को अगर हमने इस वक्त जरा से भी कमजोर होने दिया, डिप्लोमेट्स का रिकॉल वगैरह, तो मुझे लगता है कि इससे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। कलोल 30 सेकंड, आखिरी 30 सेकंड इसी सवाल के जवाब दीजिए।
देखिए, इस वक्त बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये है कि आने वाले एक हफ्ते के अंदर बांग्लादेश में बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है कि तारिक रहमान जो कि बीएनपी के लीडर है, वो लंदन से 25 तारीख को ढाका लौटेंगे। तो एक तो वहां की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो ये कोशिश हो रही है कि किसी ना किसी तरीके से तारिक का जो ये अराइवल है उसमें एक किस्म का बाधा दी जाए, ताकि वहां पर बहुत बड़े तादाद में कुछ गड़बड़ हो, वायलेंस हो, ताकि तारिक रहमान का जो जर्नी है वो किसी ना किसी तरीके से डिरेल हो जाए, कि मीडिया में उसकी पब्लिसिटी ना हो सके, और इस तरह की जो एक तरह का पूरा बीएनपी को उसका जो कैंपेन है वो शुरू ना कर सके बीएनपी। दूसरी बात है कि भारत की ओर से जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको एक एक डिस्टेंस मेंटेन करके उसको अपनी ऑटोनॉमी देना चाहिए, कि बांग्लादेश का इंटरनल प्रॉब्लम्स है उसको बांग्लादेश निपटाए, और डिप्लोमेटिक रिलेशन को उससे सैनिटाइज करे, उससे बिल्कुल ही सेफ रखे, जो बातचीत के जो चैनल्स है उसको जिंदा रखे, उसको मेंटेन जी रखे, और डिप्लोमेट्स को सेफ रखे, और उनके जो डिप्लोमेटिक मिशंस है उनकी सेफ्टी बरकरार रखे। मेरे ख्याल से दोनों तरफ से ये वादे होने चाहिए। दोनों महत्वपूर्ण चीज़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कलोल सिद्धार्थ। और इस मुद्दे पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी जब तक कि हम देखते हैं कि बांग्लादेश में हालात नियंत्रण में नहीं होते, तब तक हम आपको लगातार इस मुद्दे पर द वायर पर खबर देते रहेंगे। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी